तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री फेज एसी सर्किट का पावर ऑफ थ्री फेज एसी सर्किट टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमको जानना है कि थ्री फेज एसी सर्किट का पावर कितना होता है। तो कभी भी थ्री फेज एसी सर्किट का पावर कैलकुलेट करने से पहले उसके बारे में सोचेंगे कि थ्री फेज एसी सर्किट तीन इंडिविजुअल फेजेस से मिलकर बनता है। यानी कि अगर थ्री फेज एसी सर्किट का अगर हम एक फेज का पावर कैलकुलेट कर लें तो तीनों फेज का जो पावर होगा वो एक फेज के पावर प्लस दूसरे फेज का पावर प्लस तीसरे फेज का जो पावर होगा उसके बराबर होगा। इस तरह से हम लोग थ्री फेज एसी सर्किट का थ्री फेज एसी सर्किट की पावर का कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि अगर हमको थ्री फेज के हर एक इंडिविजुअल फेज का पावर कैलकुलेट कर लें तो उनका जो सम होगा वही थ्री फेज एसी पावर कहलाएगा। अब बात करेंगे थ्री फेज एसी पावर को कैलकुलेट करने से पहले कि या तो हम पहले स्टार सर्किट को लेके थ्री फेज एसी सर्किट में या तो स्टार सर्किट होता है या तो डेल्टा सर्किट होता है, दो टाइप होते हैं। या तो अगर हमको डिस्कस करना है तो हम केवल किसी एक पर्टिकुलर सर्किट को लेकर के डिस्कस करेंगे, या तो केवल स्टार सर्किट को लेकर के डिस्कस करेंगे या तो केवल डेल्टा सर्किट को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो किया है तो उसमें देखेंगे कि हम तीन फेज वोल्टेजेस को आपस में 120 डिग्री पे रखा गया है। तीन फेज वोल्टेजेस कौन कौन से? V1, V2, V3। इस तरह से तीन फेज वोल्टेजेस को हम लोग आपस में 120 डिग्री पे रखा गया। तो ये केस में होता है, थ्री फेज स्टार सर्किट में होता है कि तीन फेज वोल्टेजेस को आपस में हम लोग 120 डिग्री पे रखते हैं। अब हमको समझना है कि हम लोग यहाँ पे जो थ्री फेज पावर एसी सर्किट का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो थ्री फेज स्टार सर्किट को लेकर के कर रहे हैं। अब हर फेज में पावर तभी कैलकुलेट होगा जब उसमें लोड लगा होगा। अब वो लोड किस नेचर का उस पर डिपेंड करता है। तो पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि लोड किस नेचर का होता है। ये हम लोग सेकेंड यूनिट के पहले दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़े कि जो इसी सर्किट होते हैं इसमें सर्किट का बिहेवियर 5 तरीके का होता है: प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, RL, RC और RC। इस तरह से यानी कि अगर सर्किट में लोड की लिए बात करें तो सर्किट इन्हीं में से किसी एक बिहेवियर की तरफ काम करेगा, या तो प्योरली रेजिस्टिव या तो प्योरली इंडक्टिव, इन्हीं में से कोई एक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लोड का जो नेचर है वो हम लोग लेके चल रहे हैं कि सर्किट का जो लोड है वो प्योरली ना होकर करके कम्बिनेशन में है। और वो कम्बिनेशन किसका लिया है हमने? RL का। तो RL मतलब यहाँ पे जो लोड का नेचर है वो हमने इंडक्टिव लिया है। इंडक्टिव का मतलब होता है RL और प्योरली इंडक्टिव का मतलब होता है M। यहाँ हम लोग लोड का जो नेचर है वो इंडक्टिव लेकर के चलेंगे। तो लोड का जो नेचर इंडक्टिव होने के कारण लोड RL का है। बात करेंगे RL सर्किट में हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन होता है तो उस केस में फेजर डायग्राम के केस में करंट अपने वोल्टेज से फाई एंगल लैग करता है। फाई एंगल होता है कितना? फाई को हम लोग फेज एंगल कहते हैं। तो फाई होता कितना वो हमने बताया था 0 से 90 के बीच में समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ होता है कि RL के केस में लोड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम के बारे में कि ये फेजर डायग्राम बना कैसे। तो हमने बात किया कि यहाँ पे हमने थ्री फेज स्टार सर्किट को लेकर के फेजर डायग्राम ड्रा किया जहाँ पे फेज वोल्टेज आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे है। तो 120 डिग्री पे है तो इस यहाँ पे अगर पहले फेज का वोल्टेज अगर हम लोग किसी भी ऐसी क्वांटिटी के लिए जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखते हैं क्या लिखते हैं? V = Vmax sin ओमेगा t। इसी तरह हम समझेंगे कि जो पहले फेज वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा अगर V1 = Vmax sin ओमेगा t है तो उसके रिस्पेक्ट में V2 कहाँ है? 120 डिग्री नीचे की तरफ और V3 कहाँ है? 120 डिग्री ऊपर की तरफ। तो उसके रिस्पेक्ट में हम V2 को क्या लिखेंगे? V2 को लिखेंगे V2 = Vmax sin ओमेगा साइन ब्रैकेट में ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। और V3 को क्या लिखेंगे? V3 को लिखेंगे Vmax sin ओमेगा
वी मैक्स साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, क्योंकि V3 कहाँ है, V1 से 180 डिग्री ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला हमने बताया था फेज एंगल पॉजिटिव होता है, नीचे वाला फेज एंगल निगेटिव। ऊपर वाले को लीड कहते हैं, नीचे वाले को लैग कहते हैं। तो इस तरह से पहले V1 V2 V3 का इंडिविजुअल फेजेस का क्या वोल्टेज इक्वेशन होगा उसको समझ लेंगे। अब हमने बताया कि यहाँ पर हम लोग लोड के नीचे RL मानते हुए चल रहे थे। RL को मानते हुए चलने पे यानी कि हर फेज का जो फेज करंट होगा वो अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगा। V1 के रिस्पेक्ट में I1 को फाई एंगल लैग करा दिया गया है, V2 के रिस्पेक्ट में I2 को फाई एंगल लैग करा दिया गया है, V3 के रिस्पेक्ट में I3 को फाई एंगल लैग करा दिया गया है दिए हुए फेजर डायग्राम में। अब हम समझेंगे कि करंट का क्या इक्वेशंस लिखेंगे। तो पहले सिंपली हम समझेंगे कि किसी भी एसी क्वांटिटी किसी भी एसी करंट का जो हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखते हैं वो सिंपली क्या लिखते हैं, I = I मैक्स साइन ओमेगा। तो यहाँ पे हम पहले फेज के करंट के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, I मैक्स साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि -5, तो यहाँ -5 बताने का मतलब ये है कि I1 अपनी फेज वोल्टेज V1 से 5 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ पे अब लिखने का तरीका क्या होगा, I1 = I मैक्स साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी -5। इसी तरह हम दूसरे फेज के करंट को भी उसके फेज के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो लिखेंगे I2 = I मैक्स साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी -120 डिग्री -5। ठीक, क्योंकि जो दूसरे फेज का करंट है वो अपने फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में -5 है, तो उस दूसरे फेज का वोल्टेज का जो इक्वेशन वो क्या है, V मैक्स साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी -120 डिग्री। इस तरह से तीसरे फेज को समझें तो तीसरे फेज का जो इक्वेशन है करंट के लिए क्या लिखा जाएगा, I मैक्स साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री -5। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये करंट अपने फेज वोल्टेज V3 के रिस्पेक्ट, तो फेज वोल्टेज V3 का इक्वेशन क्या है, V मैक्स साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक नोट डाला है कि नोट डाल यहाँ पे ये समझाया गया है कि कभी भी अगर हम लोड की बात करते हैं तो लोड जो होता है जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं या समझते हैं, तो लोड होता है किसी पर्टिकुलर फेज के रिस्पेक्ट में वो लगता है। मतलब अगर हम किसी फेज 1 फेज 2 फेज 3 की बात करें तो हर फेज के लिए लोड अलग अलग होता है। मतलब अगर किसी लोड को अगर हम लोग किसी 3 फेज ऐसी सर्किट पे डालते हैं तो वो पर्टिकुलर फेज पे डालते हैं। तो कहने का मतलब जिस जेड की वैल्यू अभी तक हमने V/I जानते थे, उस जेड की वैल्यू 3 फेज एसी सर्किट में उसको V/I ना लिख करके उसको लिखेंगे हमें VP/I। यहाँ पे VP आपको शुरू में बताया गया था फेज वोल्टेज है पिछले वीडियोज में, और IP क्या है, फेज करंट है। यानी कि जो लोड होता है हर एक पर्टिकुलर फेज, यानी कि जो लोड जिस फेज के क्रॉस लगा हुआ है उस लोड इम्पीडेंस जेड की वैल्यू क्या है, उस फेज के फेज वोल्टेज और उस फेज के फेज करंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक, अब पावर कैलकुलेशन करेंगे। हमने भी शुरू में बताया कि 3 फेज एसी सर्किट में पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है कि ये पहले हर एक 3 फेज एसी सर्किट 3 इंडिविजुअल फेजेस से मिलकर बनते हैं। तो पहले हम 3 फेज एसी सर्किट के इंडिविजुअल फेजेस की पावर की कैलकुलेशन कर लेंगे, उनका जो सम है वैसे को 3 फेज पावर कहते हैं। यहाँ शुरुआत में देखेंगे क्या, पावर ऑफ फेज 1। तो पावर ऑफ फेज 1 को हमने क्या लिखा है, V1 × I1। तो V1 × I1 से हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगला स्टेप V1 का वैल्यू रख देंगे। V1 की वैल्यू क्या है, V मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू I1 की वैल्यू रख देंगे I मैक्स साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी -5। फिर यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या जाएगा, V मैक्स I मैक्स/2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी -5। तो बात करेंगे क्या कि नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ का डिस्कशन हम RL सर्किट में कर चुके हैं। जब हमने सेकेंड चैप्टर में RL सर्किट में पावर कैलकुलेशन करा था तो यही स्टेप आया था। अगर आप पढ़ के देखेंगे उस चैप्टर को तो RL सर्किट में आपको देखेंगे कि यही स्टेप आया था कि जहाँ पे इस स्टेप के बाद जब हमें पावर का कैलकुलेशन किया गया था तो इस स्टेप में बताया गया था
कि एक स्टेप में क्या जाएगा, पी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर cos फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस। तो ऐसा, तो यहाँ पे दूसरा वाला टर्म जो बताया जा रहा है माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि यहाँ पे ओमेगा टी क्या वेरिएबल टर्म है। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल आपको वहाँ पे बताया गया था कि वो वाला टर्म जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जो बचता है, जब हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो पावर बचेगा वो क्या हो जाएगा, वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस फाइव के बराबर। 2 का रूट अदरक कर देंगे तो अगले स्टेप में क्या रहेगा, वी मैक्स बाई रूट 2 आई मैक्स बाई रूट 2 इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ पे वी मैक्स बाई रूट 2 आई मैक्स बाई रूट 2 क्या कहलाता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये वैल्यू कॉस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऑफ फेज वन हो जाएगा वी आई कॉस फाइव, जो कि हम लोग सिंगल फेज एसी सर्किट में इस पावर को पढ़ चुके हैं कि सिंगल फेज एसी सर्किट में एक्टिव पावर का फार्मूला होता है वी आई कॉस फाइव। तो हम जब इंडिविजुअल थ्री फेज की एसी सर्किट की इंडिविजुअल फेज की लिए बात करेंगे, यानी कि वो इंडिविजुअल फेज किस तरह बिहेव करेगा, सिंगल फेज की तरफ। जब सिंगल फेज की तरफ बिहेव करेगा तो हमें उसमें जो पावर है वो किसके बराबर होगा, वी आई कॉस फाइव के बराबर है। इसी तरह पावर ऑफ फेज टू करेंगे तो पावर ऑफ फेज टू में क्या हो जाएगा, वी टू इंटू आई टू, पी क्यू इक्वल टू वी टू इंटू आई टू। फिर वी टू का इक्वेशन रख देंगे, वी टू का इक्वेशन क्या है, वी मैक्स साइन ब्रैकेट में नेगेटिव माइनस 120 डिग्री। फिर आई टू का इक्वेशन रख देंगे, आई मैक्स साइन ब्रैकेट में नेगेटिव माइनस 120 डिग्री माइनस 5। फिर इसी को सिंपली हम लोग आगे बढ़ाने के लिए टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो अगले स्टेप में वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू 2 साइन ब्रैकेट में नेगेटिव माइनस 120 डिग्री इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस 5, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए। इस फार्मूले के हिसाब से जो हम लोग आगे को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फोर्थ स्टेप में आ जाएगा वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू ब्रैकेट में कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री माइनस 5। फिर देखिए सेकंड टर्म के साथ ओमेगा टी जुड़ा, यानी कि वेरिएबल टर्म, और ये वेरिएबल टर्म क्या होता है, ओवर कंप्लीट साइकिल में कॉस का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो एवरेज पावर जो हम कैलकुलेट करेंगे इस साइकिल के इस पेज के लिए, तो एवरेज पावर पी टू इक्वल टू हम लिखेंगे वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस फाइव, जहाँ पे 2 को फिर ब्रेक कर देंगे रूट टू में। तो अगले स्टेप में जाएगा वी मैक्स बाई रूट 2 इंटू आई मैक्स बाई रूट 2 इंटू कॉस फाइव, जहाँ पे आपको अभी पिछले कई बार से बताया जा रहा है कि वी मैक्स बाई रूट 2 आई मैक्स बाई रूट 2 किसके बराबर होता है, वी आर एम एस और आई आर एम एस की। तो ये अगले स्टेप में फार्मूला वी आई कॉस फाइव है। इसी तरह सिमिलरली पावर ऑफ फेज थ्री कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी पी थ्री इक्वल टू वी थ्री इंटू आई थ्री। अब वी थ्री का इक्वेशन रखेंगे तो वी मैक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 120 और का इक्वेशन रखेंगे आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री माइनस 5। इस तरह से हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली इस फेज का भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी इंडिविजुअल फेज सिंगल फेज की तरह काम करेगा। तो इसलिए में भी जो पावर का कैलकुलेशन आएगा वो पी थ्री इक्वल टू वी आई कॉस पाएगा। अब हम बात करेंगे तीन इंडिविजुअल फेजेज का जो सम होगा, पावर का जो सम हो वही थ्री फेज का पावर कहलाएगा। तो टोटल पावर पी ऑफ थ्री फेज पावर सर्किट पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। तो यहाँ पे वी आई कॉस फाइव प्लस वी आई कॉस फाइव प्लस वी आई यहाँ पे हो जाएगा थ्री वी आई कॉस फाइव। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो हम लोग वी और आई लेके चल रहे हैं फिगर डायग्राम में, तो वी और आई क्या हैं, ये अलग अलग फेजेज के क्या हैं, फेज वोल्टेज और फेज करंट। तो इसलिए यहाँ पे वी और आई को थ्री फेज एसी सर्किट में क्या लिखेंगे, वी पी आई पी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू थ्री वी पी आई पी कॉस फाइव। तो ये पावर पे कहलाता है एक्टिव पावर। सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरह रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो रिएक्टिव पावर पी इज इक्वल टू थ्री फेज एसी सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, थ्री वी पी आई पी साइन फाइव। और करंट पावर की बात करेंगे थ्री फेज एसी सर्किट के लिए तो रिएक्टिव पावर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री वी पी आई पी। करंट पावर का आपको भी बताया जा चुका है वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर जिसमें केवी कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्यू का यूनिट बताया जा चुका है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जिसको केवी आप कहते हैं। और एक्टिव पावर का यूनिट बताया जा चुका है वाट या किलो वाट जिसको केडब्ल्यू कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपैरिजन बिटवीन थ्री फेज स्टार सर्किट एंड थ्री फेज डेल्टा सर्किट। तो थ्री फेज स्टार सर्किट और थ्री फेज डेल्टा सर्किट में जब कंपैरिजन करेंगे तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिफिनीशन। तो डिफिनीशन में क्या है, आपको डिफिनीशन में जिस तरह कॉपी में लिखा उस तरह लिखना नहीं है, डिफिनीशन मतलब डिफाइन करना है। तो डिफिनीशन थ्री फेज स्टार सर्किट का क्या है, व्हेन थ्री फेज वायरिंग whose one terminal connected to a common point, that type of a circuit is known as a three phase star circuit। और डेल्टा सर्किट में क्या डिफाइन करना है, जब थ्री फेज वायरिंग आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड मेक बिटवीन देम क्लोजनेस, दैट इज नोन एज थ्री फेज डेल्टा सर्किट। फिर बात की थ्री फेज स्टार सर्किट में हमने आई एल और आई पी में रिलेशन निकाला था कि आई एल बराबर आई पी था, लेकिन डेल्टा में रिलेशन निकाला था कि आई एल इक्वल टू आई पी रूट टू था। फिर बात करेंगे तीसरे पॉइंट में कि थ्री फेज स्टार सर्किट में हमने वी एल वी पी में रिलेशन निकाला था कि वी एल इक्वल टू वी पी रूट होगा, लेकिन डेल्टा में क्या होता है, वो वी एल इक्वल टू वी पी होता है। फिर बात करेंगे कि थ्री फेज स्टार सर्किट में हमारे पास एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं, जहाँ पे हमने बताया तीन अलग अलग फेज वायरिंग का जो एक टर्मिनल कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है, उसी कॉमन पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। लेकिन डेल्टा सर्किट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर हम कहेंगे देयर इज ए नो एनी न्यूट्रल पॉइंट। फिर बात करेंगे कि जो थ्री फेज स्टार सर्किट है उसको समटाइम्स जाना जाता है थ्री फेज थ्री वायर सर्किट और कभी कभी थ्री फेज फोर वायर सर्किट के नाम से। और जो थ्री फेज डेल्टा सर्किट होता है उसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं केवल थ्री फेज थ्री वायर सर्किट से, ना कि थ्री फेज फोर वायर सर्किट से। तो हमने बताया थ्री फेज स्टार सर्किट को दो नाम से जाना जाता है, थ्री फेज थ्री वायर सर्किट या थ्री फेज फोर वायर सर्किट, लेकिन डेल्टा को केवल एक नाम से जाना जाता है, थ्री फेज थ्री वायर सर्किट। अब बात करेंगे थ्री फेज थ्री वायर क्या होता है, थ्री फेज फोर वायर। जब हम थ्री फेज के सर्किट से तीन टर्मिनल से तीन अलग अलग वायर खींच लेते हैं, जैसे आपको कनेक्शन डायग्राम में दिखाया गया कि आउटर टर्मिनल की तरफ तीन अलग अलग हर फेज से वायर खींच लिया गया है, जिनके बीच में आप सप्लाई देते हैं, लाइन वोल्टेज या लाइन करंट को दिखाते हैं। तो इन तीन अलग अलग वायर, तीन फेज के वाइंडिंग से तीन अलग अलग वायर खींचने से जो कनेक्शन डायग्राम या जो सर्किट तैयार होता है उसी को थ्री फेज थ्री वायर सर्किट कहते हैं। लेकिन थ्री फेज फोर वायर क्या होता है, तो थ्री फेज स्टार सर्किट के केस में क्या होता है, जब हम लोग कॉमन पॉइंट से भी एक वायर खींच लेते हैं जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट से भी जब एक वायर खींच लेते हैं तो वही थ्री फेज स्टार सर्किट थ्री फेज फोर वायर सर्किट कहलाता है। तीन वायर तो फेज से ही हैं और एक न्यूट्रल से भी आ जाता है। कुछ नोट्स हैं वहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो नोट्स में क्या बताया गया है कि पावर कंजप्शन जिसको हम पी क्यू एंड एस कह रहे हैं इन ए थ्री फेज डेल्टा सर्किट इस थ्री टाइम्स ऑफ द पावर कंजप्शन ऑफ थ्री फेज स्टार सर्किट। कहने का मतलब क्या है कि पावर कंजप्शन चाहे वो एक्टिव पावर का हो, चाहे रिएक्टिव पावर का हो, चाहे अपेरेंट पावर का हो, थ्री फेज डेल्टा सर्किट का जो होगा वो थ्री फेज स्टार सर्किट से तीन गुना होगा। लेकिन कब, उसका टर्म दिया है व्हेन द लोड जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं विल बी इक्वल ऑन बोथ सर्किट। जब लोड जिसको इम्पीडेंस मतलब जेड कह रहे हैं, जब उसकी वैल्यू इक्वल होगा दोनों सर्किट के लिए। ठीक, तो कहने का मतलब अगर किसी डेल्टा सर्किट के लिए जेड की वैल्यू 10 ओम है और किसी स्टार सर्किट के लिए भी जेड की वैल्यू 10 ओम है, तो अगर डेल्टा सर्किट के लिए जेड की वैल्यू 10 है और स्टार सर्किट के लिए भी जेड की वैल्यू 10 है, तो ऐसे केस में क्या बताया जा रहा है कि जो पावर कंजप्शन आएगा स्टार में, चाहे वो अपेरेंट पावर पी पावर एस का, चाहे रिएक्टिव पावर पी का, चाहे एक्टिव पावर पी का, उस वैल्यू का क्या होगा, तीन गुना पावर होगा थ्री फेज डेल्टा सर्किट में। और इसी तरह आपको बताया जा रहा है कि लाइन करंट भी क्या होगा, तीन गुना होगा। लाइन करंट भी डेल्टा का स्टार से तीन गुना होगा। तो इन पॉइंट्स को, नोट्स को ध्यान में देना है, अदरवाइज आप जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। तो अगर ये पॉइंट ध्यान में है तो आप इसको शॉर्ट कट में यूज कर सकते हैं, अगर नहीं ध्यान में तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आपको यही दिखेगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तो एक बार आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है कि थ्री फेज डेल्टा सर्किट के लिए आई एल बराबर डेल्टा सर्किट के लिए आई एल बराबर आई पी रूट थ्री और थ्री फेज डेल्टा सर्किट के लिए वी एल बराबर वी पी। लेकिन थ्री फेज स्टार सर्किट के लिए आई एल बराबर आई पी और थ्री फेज स्टार सर्किट के लिए वी एल इज इक्वल टू वी पी रूट थ्री। तो इस तरह से ये
जो सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर था थ्री फेज एसी सर्किट टोटल कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया। अब आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की बातें रहेंगी जो आप पे डिपेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।